हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन कंपटीशन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी और बायोलॉजी का एक बहुत मोस्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, उसे आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए पूरी डिटेल के साथ हम माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, इस टॉपिक को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज हम इसे पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो एग्जाम में आ जाए और हमने नहीं पढ़ा हो। तो देखिए आप, माइटोकॉन्ड्रिया, पहले मैं इसके नाम की बात करती हूँ। माइट्रो, माइट्रो का अर्थ है थ्रेड। थ्रेड, THRED, थ्रेड। थ्रेड का मतलब होता है धागा, या फिर सूत्र से बोल सकते हैं। एक है अपने पास कॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया इसे बोलते हैं ग्रेनुला। ग्रेनुला, ग्रेनुला का मतलब होता है कण। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया की यदि हिंदी में बात करें तो इसे बोला जाता है सूत्र कण या सूत्र कणिका। तो आपको पहले इसका नाम याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, थ्रेड, ग्रेनुला। नेक्स्ट देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, अब खोज की बात करते हैं हम कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की थी, किसने की थी। अगर हम इसके सन की बात करें तो हमें बहुत सारे सन अलग अलग देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पहला सन है 1880। क्या हुआ था 1880 में। फिर हम बात करेंगे 1882 की बात करेंगे, फिर हम देखेंगे 1894 और फिर हम देखेंगे 1897 और एक बात करेंगे हम 1904 की। क्योंकि आजकल जो एग्जाम का पैटर्न है उस पैटर्न में आपने देखा होगा कि सन भी पूछे जा रहे हैं, इसलिए हम पहले सन को भी देखेंगे और सन को देखते हुए हम आगे की पढ़ाई करेंगे। 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने, किसने, कोलिकर, कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने कीट की रेखित पेशी में, किसमें, कीट की रेखित पेशी में सबसे पहले खोज की थी इसकी। तो पहला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कब की, किसने की। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1880 में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। किसमें की थी, कीट की रेखित पेशी में की थी। दूसरा अपने पास 1882। क्या हुआ था 1882 में। 1882 में फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने, फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को फाइला कहा था। क्या कहा था, फाइला कहा था। नेक्स्ट अपने पास 1894। 1894 में वैज्ञानिक अल्टमान ने इसके लिए एक शब्द प्रयोग किया था, बायोप्लास्ट। तो अल्टमान ने क्या कहा, बायोप्लास्ट। किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। अभी इसका नाम बायोप्लास्ट है। 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया, वो भी किसके द्वारा दिया गया, सी बेंडा या चार्ल्स बेंडा। सी बेंडा ने क्या नाम दिया, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। ठीक है, सारे सन याद रखने हैं, सारी बातें हमें साथ में याद रखनी है। नेक्स्ट है 1904। 1904 में क्या हुआ था, 1904 में एफ मेविस नाम के साइंटिस्ट, एफ मेविस नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले पादप कोशिका में देखा था। तो हमसे पूछा जाए कि पादप कोशिका में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा। पादप कोशिका में सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। किसने देखा, एफ मेविस ने देखा, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। यह है। नेक्स्ट देखो, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सी कवीज। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा था। वेरी मोस्ट है, ये याद रखना है कि कोशिका का पावर हाउस किसने कहा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा, सी काविज ने कहा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, ये सारी बातें हो गई है कि किसने खोज की, किसने क्या नाम दिया, इसके बारे में। नेक्स्ट हम देखें कि सी काविज ने क्या कहा इसको, कोशिका का पावर हाउस का।
अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की यदि बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली युक्त संरचना होती है। कौन सी झिल्ली है? दोहरी झिल्ली युक्त संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया कैसी संरचना है? दोहरी झिल्ली युक्त संरचना। इसकी संरचना आप यहां देखिए, यह है माइटोकॉन्ड्रिया। कैसी संरचना होती है? दोहरी झिल्ली। ये जो दोहरी झिल्ली है ये किससे मिलकर बनी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन साथ ही वसा की बनी होती है। इसकी बाहरी संरचना, इस पे एक और अंदर की ओर एक और संरचना है, ये वाली संरचना। अंदर की संरचना पर अंगुली नुमा संरचना होती है। पहले मैं बाहरी वाली का नाम लिख दूं, ये है बाह्य झिल्ली, जिसे बोला जाता है आउटर मेम्ब्रेन। इसके अंदर है आंतरिक झिल्ली, जिस पर अंगुली नुमा इस प्रकार से संरचना हमें देखने को मिलती है। इस प्रकार से यह है आंतरिक झिल्ली, जिसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। यह है आंतरिक झिल्ली। बाह्य झिल्ली को देखें तो बाहरी झिल्ली होती है चिकनी, बाहरी झिल्ली है चिकनी झिल्ली है, साथ ही लचीली झिल्ली है। और बाहरी झिल्ली जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें फूलने की क्षमता पाई जाती है और फूलकर कहीं गुना हो सकती है। आंतरिक झिल्ली, आंतरिक झिल्ली पर इस पर अंगुली नुमा संरचना होती है। अंगुली नुमा संरचना, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हो, इस पे अंगुली नुमा ये संरचना दिखाई दे रही है आपको। इस संरचना को बोला जाता है क्रिस्टी। अंगुली नुमा संरचना क्रिस्टी है। इस क्रिस्टी के ऊपर हमें कुछ ऐसे कण दिखाई देते हैं। कण, क्रिस्टी पर असंख्य कण होते हैं, असंख्य कण होते हैं। कितने होते हैं? अगर इनकी संख्या की बात करूं मैं तो ये कण 10,000 से लेकर 1,00,000 तक हो सकते हैं। और इन कणों को, इन असंख्य कणों को क्या बोला जाता है? इनका नाम आपको याद रखना है। इन असंख्य कणों को बोला जाता है F1 कण, या इन्हीं कणों को बोला जाता है ऑक्सीसोम। और इन्हीं कणों का तीसरा नाम देखें तो इसे प्रारंभिक कण भी कहा जाता है। प्रारंभिक कण। तो क्रिस्टी क्या है? अंगुलीनुमा संरचना है। क्रिस्टी पर असंख्य कण पाए जाते हैं जिनकी संख्या 10,000 से 1,00,000 तक हो सकती है। और F1 ऑक्सीसोम या फिर प्रारंभिक कण भी इन्हें कहते हैं। ये जो F1 है, इसी F1 पर एक क्रिया संपन्न होती है जिसको बोलते हैं ETS। ETS प्रक्रिया संपन्न होती है। ETS प्रक्रिया क्या है? ETS का मतलब है इलेक्ट्रो ट्रांसफर सिस्टम। इस पर ही संपन्न होता है। तो वापस आ जाते हैं हम संरचना पर। बाहरी परत को बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली जिसपे अंगुलीनुमा संरचना होती है जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। इन दोनों के बीच में, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में रिक्त स्थान हमें दिखाई देता है। देखिए, बाह्य झिल्ली, बाह्य व आंतरिक झिल्ली के बीच क्या होता है? स्थान होता है। के बीच स्थान। इस स्थान को क्या कहते हैं? इस स्थान को कहा जाता है, देखिए आप, ये जो बीच वाला स्थान है इसको कहते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस स्थान को क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इस स्पेस को कहा जाता है। इसी संरचना में इसमें बीच बीच में जेली नुमा एक तरल पदार्थ होता है। उस जेली नुमा तरल पदार्थ को कहा जाता है मैट्रिक्स।
क्या कहते हैं उसको? मैट्रिक्स कहते हैं। कहाँ भरा रहता है? पूरी संरचना में जेली के समान तरल पदार्थ होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी मैट्रिक्स में क्या क्या मिलता है? तो इसी मैट्रिक्स में पाया जाता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसमें होता है। इसी में एंजाइम्स पाए जाते हैं और इसी मैट्रिक्स में राइबोसोम भी होते हैं, राइबोसोम। इसी में राइबोसोम भी पाए जाते हैं। किसमें? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स की ओर आगे बात करें, इसी मैट्रिक्स में एक प्रक्रिया संपन्न होती है, क्रेब्स। मैट्रिक्स वाले भाग में मैं नेक्स्ट पेज में लिख देती हूँ, इसको छोटा कर देते हैं। देखिए जो मैट्रिक्स वाला भाग है, इस मैट्रिक्स वाले भाग में क्रेब्स की प्रक्रिया संपन्न होती है। मैट्रिक्स में ही कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? क्रेब्स की प्रक्रिया होती है। जब हम श्वसन पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्रेब्स चक्र क्या होता है, या क्रेब्स चक्र यहाँ पे होता है, कंप्लीट होता है। किसमें? कौन से वाले भाग में होता है? मैट्रिक्स वाले भाग में होता है। अब इसका कार्य क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो श्वसन होता है, कौन सा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले ऑक्सीय श्वसन से प्राप्त ऊर्जा, ऑक्सीय श्वसन से प्राप्त ऊर्जा को किसमें बदलने का कार्य करता है? एटीपी में बदलता है। कौन बदलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं, शक्ति ग्रह कहते हैं और पावर हाउस कहते हैं। एटीपी, एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो हिंदी में मैं ऐसे लिख दूं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा को संचित करने का कार्य माइटोकॉन्ड्रिया करता है। अब कि एक एटीपी से के टूटने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है? तो आपको याद रखना है, एक एटीपी से 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी? एक एटीपी से 7.3 कैलोरी जूल ऊर्जा यहां से मुक्त होती है। नेक्स्ट में हम इसके आकार की बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना हमने देख ली थी। अब इसकी संख्या की हमको हम देख लेते हैं कि संख्या। सबसे पहले कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें पाया जाता है? केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। यूकेरियोटिक क्या होता है कि जैसे कि जीवाणु, अपने पास है शैवाल, तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है। केवल यूकेरियोटिक कोशिका में ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित नहीं होता है, केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होता है। अब इसकी संख्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हर जीव में अलग अलग हो सकती है, हर कोशिका में अलग अलग हो सकती है। जैसे कि हम देखें यकृत में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कितनी हो सकती है? तो एक कोशिका में ये, इसको अब बाद में देखते हैं, पहले आप देखो इधर कि इसका जो व्यास है, माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास कितना है? तो इसका व्यास होता है 0.05 से 0.1 माइक्रोन होता है, माइक्रोन होता है। ठीक है, देखो आप, माइटोकॉन्ड्रिया का व्यास कितना होता है? 0.05 से लेकर 0.1 माइक्रोन तक होता है। ये माइक्रोन क्या है? माइक्रोन का अर्थ है एक छोटी यूनिट है। किसकी? माइक्रोन। तो माइक्रोन होता है, एक माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर होता है। तो एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? 10 की पावर -6 मीटर होता है। इसकी संख्या देखो आप, तो इसकी संख्या है 50 से लेकर कितनी हो सकती है? 50,000 तक हो सकती है एक कोशिका में। ये है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या, कितनी हो सकती है? 50 से लेकर 50,000 तक हो सकता है। नेक्स्ट आपको याद रखना है
कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हमने संरचना में देखा था कि स्वयं का डीएनए होता है, साथ ही स्वयं का क्या होता है, राइबोसोम होता है। स्वयं का डीएनए तथा राइबोसोम इसमें उपस्थित होता है। साथ ही माइटोकॉन्ड्रिया में जनन की क्षमता भी होती है। जनन की क्षमता अर्थात स्वयं जैसे और माइटोकॉन्ड्रिया उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसी कारण इसको अर्धस्वायत्त अंग भी कहा जाता है। अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। साथ में इसमें डीएनए उत्पन्न होता है, डीएनए होता है, और डीएनए के कारण ये क्या कर सकता है, स्वयं की प्रतिकृति भी तैयार कर सकता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं की प्रतिकृति भी तैयार कर सकता है। यह है कुछ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। एक बार मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ, फास्टली क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इसको बोलते हैं थ्रेड, धागा, ग्रेन्युला मतलब कण, अर्थात इसको हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है। नेक्स्ट है, इसकी खोज 1880 में कोलिगर ने की थी, कीट की रैकेट पेशी से की थी। 1882 में क्या होता, फ्लेइंग ने इसको फैला कहा था। 1894 में अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट के नाम से पुकारा था। 1897 में चार्ल्स बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। और 1904 में एफ मिल्स ने सर्वप्रथम पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। नेक्स्ट कि सी कविज नामक साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा था। फिर इसके बाद में हमने बात की थी इसकी संरचना की। तो संरचना आप देख सकते हो कि केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, दोहरी झिल्ली युक्त होती है, और ये दोहरी झिल्ली प्रोटीन वसा की बनी होती है। इसकी बाहरी झिल्ली है जो चिकनी होती है, लचीली होती है, फूलने की क्षमता होती है। आंतरिक झिल्ली पर अंगुलीनुमा संरचना पाई जाती है जिसको क्रिस्टी कहते हैं, और क्रिस्टी पर असंख्य हजारों कण होते हैं। क्या नाम है उन कणों का? F1 कण है, ऑक्सीसोम प्रारंभिक कण, और इसी पर एक प्रक्रिया संपन्न होती है जिसको बोलते हैं ETS प्रक्रिया कहते हैं। बाह्य और आंतरिक झिल्ली के बीच में एक स्थान होता है जिसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। मैट्रिक्स में ही क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। साथ ही इसके कार्य हमने देखे थे कि जब वायवीय श्वसन में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उस ऊर्जा को एटीपी के रूप में ये संचित रखता है। और एक एटीपी से कितनी ऊर्जा कैलोरी मुक्त होती है? तो 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किसी कोशिका में कितनी होती है? तो 50 से लेके 50,000 तक वो हो सकती है। और इसका व्यास कितना है? 0.5 से 0.1 माइक्रोन होता है। और ये माइक्रोन क्या है? माइक्रोन का अर्थ होता है 10⁻⁶ मीटर। तो ये है कोशिका के बारे में बहुत ही मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। मुझे नहीं लगता अब इससे बाहर कोई क्वेश्चन बन सकता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल MCC खानपुर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।